यह यूनिवर्स चार फंडामेंटल फोर्सेस के प्रिसाइज बैलेंस की वजह से एग्जिस्टेंस में है। ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यूनिवर्स में होने वाले सभी इवेंट्स इन्हीं चारों फोर्सेस की वजह से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नोन सबसे पुराना फोर्स है। न्यूटन के क्लासिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग यह फोर्स दो मास वाले पार्टिकल्स के बीच लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड दोनों पार्टिकल्स के मास के प्रोपोर्शनल और उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है। दैट मीन्स पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ घटती जाती है। लेकिन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग किसी दो पार्टिकल्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए पार्टिकल्स के पास रेस्ट मास होना जरूरी नहीं है, बल्कि पार्टिकल्स के पास अगर एनर्जी और मोमेंटम है तो उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल होगा। इसी के अकॉर्डिंग लाइट भी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाती है। ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है जो मीडियम पर, पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन पर और पार्टिकल्स के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स सभी चारों फोर्सेस में से सबसे वीक फोर्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास हमारे डेली लाइफ एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट के मास से काफ़ी कम होने की वजह से यह अज्यूम किया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंटरेक्शन पर कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता है। इसीलिए इन पार्टिकल्स के इंटरेक्शंस के वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला यह फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। सभी केमिकल, बायोलॉजिकल या कॉमन फिजिक्स के फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही हैं। जैसे फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। सभी चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी ग्रेविटी की तरह एक इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है, लेकिन जहां ग्रेविटी केवल अट्रैक्टिव नेचर की है, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर के पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करते हैं, लेकिन पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन और वेलोसिटी पर नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि कूलम्ब फोर्स केवल चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच ही लगता है। दैट मीन्स सभी चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन क्या न्यूट्रल पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे न्यूट्रॉन? न्यूट्रल पार्टिकल्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भले ही न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। ऐसे में अगर दो न्यूट्रॉन को एक दूसरे के पास लाया जाए तो उनके बीच किसी तरह का कोई कोलंबियन फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन न्यूट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू हाफ एच बार होती है। यह स्पिन एंगुलर मोमेंटम न्यूट्रॉन को एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड करवाता है। जब भी दो न्यूट्रॉन कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच यही मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट की तरह एक दूसरे से इंट्रैक्शन करते हैं, और मैग्नेटिक इंट्रैक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंट्रैक्शन के चार पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं। फर्स्ट, पार्टिकल चार्ज्ड भी हो और उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी हो, जैसे इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, पार्टिकल न्यूट्रल हो लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट हो, जैसे न्यूट्रॉन। थर्ड, पार्टिकल चार्ज तो हो लेकिन उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट ना हो, जैसे चार्ज्ड पायॉन जिसका स्पिन जीरो होता है। फोर्थ, पार्टिकल के पास ना तो चार्ज हो और ना ही मैग्नेटिक मोमेंट हो, जैसे न्यूट्रल पायॉन। न्यूट्रल पायॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंट्रैक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इनके बीच अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो कई पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन बहुत ही स्मॉल रेंज में एक साथ रहते हैं, जबकि इनके बीच रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। फिर न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? यह तभी हो सकता है जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट हो। इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपने नाम की तरह ही स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। यह ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह एक सेंट्रल फोर्स नहीं है, ना ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है।
न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट बट स्पिन, ओरिएंटेशन और वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं। नॉर्मली इस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है, लेकिन पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम होने पर इसका नेचर रिपल्सिव हो जाता है। चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच सेम फोर्स अप्लाई होता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर इतने कम रेंज में भी प्रोटॉन्स एक साथ रह पाते हैं। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के साथ ही एक अजीब बात सामने आई कि बीटा माइनस डीके में न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, जबकि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे वीक फोर्स कहते हैं। यह फोर्स डीके प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वीक फोर्स सिर्फ नाम का वीक फोर्स है। एक्चुअल में यह ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चारों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। चारों ही फंडामेंटल फोर्सेस किसी दो पार्टिकल्स के बीच किसी फील्ड की वजह से नहीं, बल्कि पार्टिकल्स के एक्सचेंज की वजह से अप्लाई होते हैं। इन पार्टिकल्स को एक्सचेंज पार्टिकल या मीडिएटर पार्टिकल या फिर क्वांटा ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटॉन है। हालांकि यह पार्टिकल अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, लेकिन इस पार्टिकल का प्रेडिक्शन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग यह मासलेस, न्यूट्रल, स्पिन 2 का एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। नेक्स्ट फोर्स है वीक फोर्स। वीक फोर्स के लिए दो एक्सचेंज पार्टिकल डिफाइन किए गए हैं, डब्ल्यू बोसॉन और जी बोसॉन। डब्ल्यू बोसॉन अराउंड 80 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जी बोसॉन अराउंड 90 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मास के स्पिन 1 पार्टिकल्स हैं। डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू माइनस चार्ज पार्टिकल्स हैं, साथ ही ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल भी हैं। जबकि जी बोसॉन न्यूट्रल है, यह खुद का ही एंटी पार्टिकल है। डब्ल्यू प्लस माइनस बोसॉन के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, लेकिन जी बोसॉन के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। किसी रिएक्शन में न्यूट्रिनो के एब्जॉर्प्शन और एमिशन के लिए डब्ल्यू प्लस माइनस पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि किसी वीक इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी, मोमेंटम या स्पिन ट्रांसफर करने के लिए जी बोसॉन रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्वांटा फोटॉन है। यह भी मासलेस, न्यूट्रल, स्पिन 1 का बोसॉन पार्टिकल है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स की। स्ट्रॉन्ग फोर्स के केस में अक्सर एक कन्फ्यूज़न रहता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा ग्लूऑन है या पायोन। इसे समझने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स को समझना होगा। एक न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच पायोन एक एक्सचेंज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसी पायोन के एक्सचेंज की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और खुद पायोन क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। दो क्वार्क्स के बीच ग्लूऑन एक एक्सचेंज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ग्लूऑन के एक्सचेंज की वजह से ही दो क्वार्क्स स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स दो अलग अलग तरह से काम करता है। एक न्यूक्लियॉन्स के बीच जिसका एक्सचेंज पार्टिकल पायोन है, और दूसरा क्वार्क्स के बीच जिसका एक्सचेंज पार्टिकल ग्लूऑन है। यह एक बात और समझने की है कि दोनों ही केसेस में स्ट्रॉन्ग फोर्स का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा ग्लूऑन को ही कहा जाएगा, क्योंकि पायोन खुद क्वार्क्स से बना होता है और क्वार्क्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ग्लूऑन की वजह से होते हैं। पायोन का मास अराउंड 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि ग्लूऑन मासलेस होते हैं। पायोन 3 टाइप के हैं, जबकि अभी तक टोटल 8 तरह के ग्लूऑन डिस्कवर्ड हुए हैं। पायोन चार्ज्ड और न्यूट्रल दोनों तरह के होते हैं, जबकि सभी ग्लूऑन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। पायोन का स्पिन 0 होता है, जबकि ग्लूऑन के स्पिन 1 होते हैं। अब बात करते हैं इन फोर्सेस के रेंज की। किसी फोर्स का रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ज़रूरत होगी। इसके अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल के एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी अप्रॉक्स h बार के इक्वल होती है। एनर्जी को पार्टिकल्स के रेस्ट मास एनर्जी से और टाइम को रेंज के फॉर्म में लिखने पर हमें उस पार्टिकल के रेंज और उसके मास के बीच एक रिलेशन मिलता है। इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल जितना मैसिव होगा, उसकी रेंज उतनी कम होगी। यहाँ रेंज का मतलब उस डिस्टेंस से है जिसे ट्रैवल करने के बाद पार्टिकल डिके हो जाते हैं।
जैसे अगर पार्टिकल मासलेस है तो उसकी रेंज इन्फिनिट होगी। मीन्स किसी पार्टिकल से रिलीज होने के बाद वह इन्फिनिट डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है बिना डीके हुए। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के एक्सचेंज पार्टिकल्स मासलेस हैं, इसलिए इन फोर्सेस की रेंज इन्फिनिट है। जबकि वीक फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल का मास इन सब में सबसे ज़्यादा है, अराउंड 90 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए इस फोर्स का रेंज सबसे कम 0.002 फॉर्मी है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के रेंज की। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चूंकि पायोन के मास अप्रॉक्स 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज फर्मी ऑर्डर की होती है। लेकिन ग्लूऑन तो मासलेस हैं, तब तो दो क्वार्क्स के बीच लगने वाले स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज इन्फिनिट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वार्क्स के बीच लगने वाले स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले स्ट्रॉन्ग फोर्स से भी कम होती है। इसकी वजह है दोनों केसेस में स्ट्रॉन्ग फोर्स का डिफरेंट मैकेनिज्म। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स पर ध्यान दें तो ये फोर्सेस जिन पार्टिकल्स के बीच लग रहे हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री हैं। मतलब ये इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। यही बात न्यूक्लियॉन्स के साथ है। न्यूक्लियॉन्स को भी एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। एक अकेला प्रोटॉन भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए इन सब की रेंज इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन क्वार्क्स के केस में ऐसा नहीं है। क्वार्क्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एक प्रोटॉन में मौजूद तीनों क्वार्क्स हमेशा ही एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसके अलावा क्वार्क्स का इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हमेशा दूसरे क्वार्क्स के साथ बाउंड स्टेट में रहते हैं, जिस वजह से इनका मैकेनिज्म अलग है और इनके लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इस डिफरेंट मैकेनिज्म से भी इनका रेंज कैलकुलेट करने पर क्वार्क्स के बीच का स्ट्रॉन्ग फोर्स भी शॉर्ट रेंज ही आता है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ की। चारों फंडामेंटल फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, उससे कम वीक फोर्स की और सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स की। इनके स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स की स्ट्रेंथ 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ 10⁻², जबकि वीक फोर्स की स्ट्रेंथ 10⁻13 और ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ 10⁻42 होगी। लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? जिस फोर्स की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस फोर्स की वजह से पार्टिकल का डिके उतनी जल्दी होगा। जैसे यह एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। अगर यह डिके स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से होता है तो इसका डिके जल्दी होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। मीन्स इस डिके रिएक्शन का मीन लाइफ टाइम सबसे कम होगा। लेकिन अगर यह डिके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से होता है तो इसका मीन लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। जबकि वीक इंट्रैक्शन से होने वाले डिके पार्टिकल्स का मीन लाइफ टाइम तीनों में सबसे ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस का मीन लाइफ टाइम अराउंड 10⁻24 सेकेंड्स है। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस के लाइफ टाइम 10⁻24 से 10⁻16 सेकेंड्स के बीच होते हैं। जबकि वीक डिकेज के लाइफ टाइम इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, अराउंड 10⁻13 से 10⁻6 सेकेंड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ बहुत ही कम होने की वजह से पार्टिकल के डिके में ईयर्स लग जाते हैं।